नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य नागरिक संहिता के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूसीसी भी कहा जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में 2 राज्यों में लागू है। अभी 2024-25 में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट की सरकार है और उन्होंने रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और फिर उसको जो है उत्तराखंड में लागू किया गया। गोवा ऐसा राज्य है जो अपने आज़ादी के बाद या आज़ादी से गोवा में पहले पुर्तगालियों का शासन था और पुर्तगालियों ने जो है जब वहाँ पे शासन कर रहे थे तभी उन्होंने नागरिक संहिता लागू कर रखी थी और उसके बाद जब वो देश में गोवा का विलय हुआ और तभी से वहाँ लागू है। उसके बाद उत्तराखंड ऐसा दूसरा राज्य है जिसने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। देश के अंदर एक व्यापक चर्चा है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके संबंध में प्रश्न भी पूछे जाते रहते हैं यूसीसी के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में। जब हमारा संविधान बन रहा था तभी देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून बनाने की मांग उठी थी और खासकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कि भारत में निवास करने वाले नागरिकों के लिए एक समान कानून होने चाहिए। लेकिन हमारा देश विविध धर्मों, विविध संप्रदायों का देश है और सबके अपने अपने प्रथाएं हैं, अपने अपने रीति रिवाज हैं, अपने अपना कल्चर है, शादी विवाह के और ज़मीन जायदाद के अलग अलग जो है कानून हैं। जैसे मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसके बाद हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया था। तो उस समय ये आने वाले भविष्य के लिए उस समय के संविधान निर्माताओं ने भविष्य के लिए छोड़ दिया कि सरकारें इस पे अपने हिसाब से जो है कानून बनाएंगी। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत जो है उसका विषय है और अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य के भारत के राज्य में समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों, सभी संप्रदायों, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है और खासकर राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा, राष्ट्रवादी पार्टियों के द्वारा, चाहे जनसंघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो या जो और हिंदूवादी संगठन हैं या कई सारे जो और संप्रदाय हैं, जिनकी एक मांग है कि भारत में एक समान कानून लाया जाए, सभी के लिए एक समान कानून हो। एक समान कानून आने से बहुत सारी ऐसी सामाजिक और प्रथाएं हैं, मतलब प्रथाएं हैं जिन पे रोक लगेगी, खासकर बाल विवाह पे, बहुविवाह पे, तलाक पे और ज़मीन जायदाद के जो केस हैं, गोद लेने की जो प्रक्रिया है। अभी जैसे उत्तराखंड में जो कानून आया है उसमें लिव इन रिलेशन के लिए भी अपने माँ बाप को बताना होगा और शादी में भी अपनी धर्म अपने उसको बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद ये सब कर मतलब सरलता आएगी, एक रूपता आएगी। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। समान नागरिक संहिता क्या है, इसका परिचय। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का अंग है। अनुच्छेद 44 में कहा गया भारत राज्य में समस्त क्षेत्र के राज्य में निवास करने वाले लोगों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां वर्ष 1867 में पुर्तगाली नागरिक संहिता के अनुरूप समान नागरिक संहिता लागू है। इसी तरह उत्तराखंड राज्य में सरकार ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड अधिनियम 2024 और समान नागरिक संहिता नियम उत्तराखंड 2025 पारित किया है और ये देश का पहला राज्य बना है जिसने आज़ादी के बाद अपना समान नागरिक संहिता लागू किया है। इस
उत्तराखंड में लागू होने के बाद भारत के कई सारे ऐसे राज्य हैं, असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, उन्होंने मतलब इस पर कदम बढ़ाया है। किसी ने कमेटी गठित की है या कोई उत्तराखंड के जो कानून है उसको एक रोड मॉडल की तरह से उसी तरह की मतलब जो है बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कई बार जो है सरकारों को यह निर्देशित कर चुका है कि सभी भारतीयों के लिए एक समान कानून लागू किया जाए। कई सारे ऐसे मामलों पे वो फैसला दे चुका है, चाहे वो शाहबानो केस रहा हो या और कई सारे केस रहे हों। ऐतिहासिक समय अंग्रेजों ने भारत में एक समान नागरिक कानून स्थापित किए, लेकिन उन्होंने पारिवारिक कानूनों की संवेदनशीलता को देखते हुए इस पर किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने आईपीसी की धारा मतलब किसी अपराध के लिए दंड देने के लिए तो उन्होंने कानून बनाया, लेकिन उन्होंने किसी पारिवारिक मामलों में, चाहे वो विवाह हो, चाहे तलाक का मैटर हो या ज़मीन जायदाद के मामले हो, उसमें उन्होंने कानून बनाने से परहेज किया। बात के दौरान संविधान सभा ने समान नागरिक संहिता पर चर्चा की थी, लेकिन मुस्लिम सदस्यों ने सामुदायिक व्यक्तिगत कानूनों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता जताई और धार्मिक प्रथाओं के लिए सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव रखा था। दूसरी ओर के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी और BR अम्बेडकर जैसे समर्थकों ने समानता को बढ़ावा देने के लिए समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है। UCC व भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्या रुख रहा है? जैसे 1985 में मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो केस में न्यायालय ने खेद व्यक्त करते हुए कहा था कि अनुच्छेद 44 का एक मतपात बनकर रह गया है, उसके लिए क्रियान्वयन का समर्थन करना चाहिए। ये शाहबानो वाला जो केस था, इसमें कोर्ट ने शाहबानो को गुजारा भत्ता देने के लिए निर्देशित किया था, लेकिन उस समय की राजीव गांधी गवर्नमेंट सरकार थी और उसने उस कोर्ट के आदेश को उन्होंने पलट दिया। उस समय की मुस्लिम राजनीति, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की वजह से ऐसा किया। और लेकिन ये चल के आगे मुस्लिम महिलाओं के लिए एक तरह से नासूर था, क्योंकि मुस्लिमों में बहुविवाह, बाल विवाह और तलाक ये बहुतायत में ये एक तरह से कुरीति के रूप में देखा जाता है आधुनिक समाज में। लेकिन सरकारों ने इस पे, जैसे तलाक पे कानून बन चुका है, 3 तलाक कानून को ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई अगर तलाक देता है तो वो कोर्ट से मान्य होगा और गुजारा भत्ता देना होगा, ये सारी चीज़ें करनी होगी। इसी तरह सल्ला मर्दुल बनाम भारत संघ 1995 और जान वल्लमटम बनाम भारत संघ 2003 न्यायालय ने UCC को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि 3 तलाक की प्रथा संवैधानिक है और मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और सम्मान का उल्लंघन करती है। इसी के बाद जो है 3 तलाक कानून को देश के अंदर लागू किया गया। इसमें यह भी सुझाव दिया कि संदर्भ को मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम विवाह और तलाक को विनियमित करने के लिए कानून पारित करना चाहिए। जोस पाउलो काउंटवेंटर बनाम मारिया लुइजा वेलेंटीना परेरा केस 2019 न्यायालय ने गोवा की प्रशंसा करते हुए उज्जवल उदाहरण के रूप में समान नागरिक संहिता पर सभी पर लागू होती है, चाहे वह किसी धर्म के हो, सिवाय कुछ सीमित अधिकारियों की रक्षा के, और पूरे भारत में इसे क्रियान्वयन पर आह्वान किया था। विधि आयोग का क्या रुख? वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान के नेतृत्व में 21वें विधि आयोग ने पारिवारिक कानूनों में सुधार पर एक परामर्श पत्र जारी किया था और देश के अंदर एक समान नागरिक संहिता लागू करने का सुझाव दिया है। UCC का महत्व क्या होगा? राष्ट्रीय एकता और धर्मनिष्ठा, एकता को बढ़ावा। समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद नागरिकों के बीच एक साझा पहचान बनेगी, अपनेपन की भावना पैदा होगी और राष्ट्रीय एकीकरण और धर्मनिष्ठा को बढ़ावा देगा। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ किसी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। इसके में निवास करने वाले लोगों के अपने अपने धर्म हैं, लेकिन देश का कोई अपना वो नहीं है। सब धर्म उसके नज़र में, एक राष्ट्र के नज़र में सभी देशवासियों का जो है सब बराबर हैं। संघर्षों में कमी, इससे विविध व्यक्तिगत कानूनों के कारण उत्पन्न वाले सांप्रदायिक संघर्षों में कमी आएगी। संवैधानिक मूल्यों को कायम रखना। UCC सभी व्यक्तियों के लिए समानता, बंधुत्व और समान सिद्धांतों को सुदृढ़ करेगी। लैंगिक और न्याय समानता। UCC विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण पोषण से महिलाओं को समान अधिकार तथा दर्जा प्राप्त करने में लैंगिक भेदभाव और उत्पीड़न को दूर करेगी।
यह महिलाओं को सत्तात्मक और प्रतिगामी प्रथाओं को चुनौती देने के लिए सशक्त करेगी, उनके जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसी तरह कानूनी प्रणाली का सरलीकरण और युक्त कानूनों को सरल बनाना, समान नागरिक संहिता भी उन व्यक्तिगत कानूनों की जटिलताओं और विरोधाभासों को समाप्त करने, कानूनी प्रणालियों को सरल और सुदृढ़ करेगा। मतलब अभी क्या है कि हर संप्रदाय, हर धर्म के अलग अलग कानून हैं, तो कोर्ट में भी बहुत सारा विरोधाभास रहता है। लेकिन अगर एक तरह का कानून सभी पर लागू होगा तो कोर्ट को भी आसानी होगी और उस पर त्वरित न्याय हो सकेगा। कानूनी ढांचे में सामंजस्य या विविध व्यक्तिगत कानूनों से उत्पन्न विसंगतियों और खामियों को दूर करने के लिए सिविल और आपराधिक कानूनों में एकरूपता और सामंजस्य स्थापित करेगी। सुगमता में वृद्धि यूसीसी सामान्य जनता के लिए कानूनी प्रणालियों को अधिक सुगम और समझने योग्य बनाएगा। अभी क्या है कि अलग अलग तरह के कानून है तो लोगों को समझ भी नहीं आता, तो इससे क्या होगा कि एक तरह का कानून होगा तो हर सभी भारतीयों को उसके बारे में सही जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। पुरानी प्रथाओं का आधुनिकीकरण और सुधार, प्रथाओं का नवीनीकरण, सामान्य नागरिक संहिता कुछ व्यक्तिगत कानूनों को पुरानी और प्रतिगामी प्रथाओं का आधुनिकीकरण और सुधार करेगी। हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करने या मानव अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों को विपरीत प्रथाओं जैसे 3 तलाक, बहुविवाह और बाल विवाह को पूरी तरह से समाप्त करेगा। यूसीसी के क्रियान्वयन में क्या चुनौतियां हैं? विविध व्यक्तिगत कानून, भारत में हर संप्रदाय, हर धर्म के लिए अपने विवाह के कानून, अपने तलाक के कानून, अपने प्रॉपर्टी जायदाद के कानून, अपने गोद लेने के कानून सब अलग अलग हैं। हिंदुओं के अलग हैं, मुस्लिमों के अलग हैं, ईसाइयों के अलग हैं। तो इससे क्या है, यूसीसी जब लागू करना होगा तो इसको एक चीज़ में समेटना थोड़ा बहुत बड़ी चुनौती होगी। धार्मिक संवेदनशीलता, विभिन्न धार्मिक समुदायों के परंपराएं और कानूनी गहराइयों से जुड़े हैं। हमारे देश में जो विविधता है, धार्मिक विविधता है, उसमें सबके अपने अपने प्रथाएं हैं, अपने अपने कानून हैं। तो उसको जो है यूसीसी अनुच्छेद 35 के तहत उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा। मतलब अल्पसंख्यकों को जो कानूनी अधिकार हैं, अपनी प्रथाएं मानते हैं, अपने धर्म को मानने, उनका आचरण करने, यूसीसी के उनका एक तर्क है कि अगर यूसीसी लागू होगा तो वो उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप होगा। राजनीतिक और सामाजिक विरोध, यूसीसी को प्रायः राजनीतिक दृष्टि से देखा जाता है। पार्टियों, नेता चुनावी विचारों के आधार पर यूसीसी का विरोध और समर्थन कर सकते हैं, जिससे असंगत नीतियां और साथ ही क्रियान्वयन में देरी हो सकती है। यूसीसी का सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि अगर वो इसका विरोध करेंगे, उनको समाज में क्या फ़र्क पड़ रहा है, समाज की क्या भलाई हो रही है, महिलाओं की दशा कैसे इससे सुदृढ़ होगी, या जो कुछ जैसे बहुविवाह है एक तरह से एक कुप्रथा है, या फिर बाल विवाह, छोटी बच्चियों की शादी हो रही है, उनका सही से भरण पोषण नहीं हो पाता, या 3 तलाक दे दिया जाता है, महिलाओं का सही से भरण पोषण, उनका गुजारा भत्ता नहीं मिलता। ये एक तरह से सामाजिक कुरीतियाँ हैं। इस पर रोक लगेगी, उस पर राजनीतिक पार्टियों का उतना ध्यान रहना है, उनको अपने वोट बैंक और अपनी राजनीति को आगे रखने में इसका विरोध काम आता है। सामाजिक चिंता, ऐसी आशंका है कि यूसी पारंपरिक प्रथाओं को बाधित कर सकती है तथा सामाजिक अशांति उत्पन्न कर सकती है। मतलब यूसीसी पे इतना हो हल्ला होता है और इस पर राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संगठन दोनों हो हल्ला मचाते रहते हैं, तो इसको लागू करना या इसको कानून बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। विधायी एवं कानूनी बाधाएं, यह एक व्यापक समान नागरिक संहिता को तैयार करने के लिए एक व्यापक विधायी कार्य एवं विस्तृत कानूनी प्रारूप के साथ साथ विभिन्न कानूनों को संशोधित करने के लिए प्रशासनिक क्षमताओं की आवश्यकता होगी। मतलब हमारे देश में इतनी प्रथाएं, इतना सिस्टम वो है, मतलब इतना घालमेल है कि इसको एक जगह लाना और इस पे कानून बनाना और सभी को इसमें संतुष्ट करना, ये एक बहुत बड़े चैलेंज है। ये सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी और प्रशासनिक दृष्टि से भी इसको लागू करना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आगे की क्या राय है? एकता में एकरूपता है। सामान्य नागरिक संस्था भारत की बहुसांस्कृतिक और को स्वीकार करना चाहिए और उसकी विविधता को बनाए रखना चाहिए और साथ ही इस बात पर जोर देना चाहिए कि एकता एकरूपता से अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब अगर इस पे कानून बनाया जा रहा है तो इसमें सभी से विचार विमर्श होना चाहिए। जो भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी इसके
पीड़ित हैं या जिसको इनका फ़ायदा होना पहुंच रहा है, उन सबों को यूसीसी के हानि और लाभ के बारे में पता होना चाहिए। मतलब एक तरह से जागरूकता आनी चाहिए समाज में। जब तक इसके फ़ायदे के बारे में नहीं पता होगा और समाज मतलब ज़मीन से जब तक ये आवाज़ नहीं आएगी कि मतलब इस कानून को लाया जाए, तब तक कोई भी सरकार इसको सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पाएगी। भारतीय संविधान सांस्कृतिक मतभेदों को दूर करने के एकीकरणवाद और बहुसांस्कृतिक दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों का समर्थन करती है। हमारे संविधान में देश के अंदर चाहे वो किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबको अपनी प्रथाएं, अपनी संस्कृति मानने का अधिकार है, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। और यूसीसी एक समान कानून बनाने की मांग करता है। यूसीसी को अगर लागू करना है तो उन सारी प्रथाओं को, उन सारे क्रियाकलापों को एक करना होगा। हितधारकों के साथ चर्चा और विचार विमर्श। यूसीसी के विकास एवं क्रियान्वयन में धार्मिक नेताओं, राजनीतिक पार्टियों और जो इसके सामुदायिक प्रतिनिधियों सहित व्यापक हितधारकों को शामिल करना चाहिए, उनके साथ व्यापक विचार विमर्श करना चाहिए। एक तरह से पूरा इसमें जनमानस तैयार करना होगा। जैसे 3 तलाक वाला मुद्दा था तो मुस्लिम महिलाओं ने इसके ऊपर काफ़ी जन समर्थन दिया और मुस्लिमों महिलाओं की तरफ से ये मांग बार बार आती रही और कोर्ट की तरफ से ये मांग होती रही कि इस पर कानून बनाया जाए, और उस पर कानून बना। तो इसी तरह अगर यूसीसी को देश के अंदर लागू करना है तो जो भी स्टॉक होल्डर हैं, जो भी धार्मिक नेता हैं या जो सामाजिक संगठन के नेता हैं, इन सभी को इनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए, इनको समझाना चाहिए, इनको इसके हानि लाभ के बारे में बताना चाहिए। और जब उनकी तरफ से ये मांग होगी तो फिर सरकार को इसको लागू करने में आसानी होगी। यह स्वाभाविकता सुनिश्चित करती है कि यूसीसी विविध दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करने के साथ साथ सभी नागरिकों को द्वारा इससे निष्पक्ष और वैध माना जाए। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो उसके बाद भी इसको सभी देश के सभी नागरिक इसको मानने के लिए बाध्य भी होंगे और इसकी वैधता भी बढ़ेगी। संतुलन बनाना, कानूनी निर्माण को उन प्रथाओं को हटाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो संवैधानिक मानकों के साथ संघर्ष करती हैं। शायद यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सांस्कृतिक प्रथाएं वास्तविक समानता और लैंगिक न्याय के सिद्धांतों के साथ संरेखित रहें। सरकार को ऐसा कानून, ऐसा प्रारूप लाना चाहिए जिससे किसी के धर्म में उतना छेड़छाड़ ना हो। जैसे बहुविवाह है, ये आज के आधुनिक युग में कोई मतलब बहुविवाह हो गया, बाल विवाह हो गया, तलाक हो गया, ये एक तरह से सामाजिक कुरीतियाँ हैं। किसी भी छोटी बच्ची का शादी कर दी जा रही है, उसके बाद उसको सही से भरण पोषण नहीं हो रहा है या फिर तलाक दे दिया जाता है, उसमें उनकी आर्थिक दुर्दशा होती है, सामाजिक स्तर में उनको अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देता है। तो इन सब पे अगर व्यापक विचार विमर्श के बाद अगर ये कानून लाया जाएगा तो इस पे एक रूपता भी आएगी और इसको लोग स्वीकारेंगे भी। संवैधानिक पक्ष है। भारतीय संविधान सांस्कृतिक स्वायत्तता के समर्थन करने के साथ ही सांस्कृतिक समायोजन का लक्ष्य रखता है, जिससे अनुच्छेद 29 से सभी नागरिकों को विशिष्ट संस्कृतियों की रक्षा करता है। यह समुदायों को यह आकलन करना चाहिए कि वह बहुविवाह, तलाक जैसी प्रथाएं उनके सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप हैं। उसका लक्ष्य एक न्यायपूर्ण संहिता बनाना हो चाहिए जो समानता और न्याय को बढ़ावा दे। मतलब ये बहुविवाह या तलाक जैसी जो प्रथाएं हैं, ये उस समाज जहाँ पे प्रचलित हैं उस समाज को सोचना चाहिए कि आज के आधुनिक युग में ये प्रथाएं क्या हमारे समाज के लिए अच्छी हैं। तो अगर ये अच्छी नहीं है तो इसको बदलना चाहिए। शिक्षा एवं जागरूकता, यह सुनिश्चित करना चाहिए सभी नागरिक यूसीसी के बारे में जागरूक हों, उन्हें समझें और साथ ही उनके प्रभावी कार्य में व्यापक पहुंच एवं शैक्षिक प्रयासों की आवश्यकता है। सरकारों को एक पूरा जनमानस तैयार करना चाहिए, सभी स्टेक होल्डरों से बात करनी चाहिए और देश के अंदर जो भी इसके जो फायदे हैं, जो इसका नुकसान हो रहा है सामाजिक स्तर पर,
उसके बारे में बताना चाहिए। और अगर यूसीसी लागू होता है तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को होगा तो वो महिला वर्ग को होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पीड़ित हैं इन सब, चाहे वो बहुविवाह हो, चाहे तलाक हो, चाहे और भी ज़मीन जायदाद के मामले हों, सबसे ज़्यादा जो कठिनाई अगर किसी को उठानी पड़ती है तो वो महिलाएं हैं। तो यूसीसी पे एक सरकार को एक व्यापक विचार विमर्श करके सभी स्टेक होल्डरों से बात करके इस पे जो है कदम आगे बढ़ाने चाहिए। अभी सरकार का यह प्रयास है कि राज्यों के मार्फत इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए, राज्य अपने हिसाब से लागू करें और एक पूरी तरह से जब देश के अंदर जनमानस तैयार हो जाए तो फिर इस पर केंद्रीय कानून लाया जाए। तो ये था यूसीसी, समान नागरिक संहिता के बारे में आपको बताया मैंने। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय।